हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उस डेटा के साथ जिस पर सबकी नज़र होनी चाहिए। और वो डेटा है आज 12 अगस्त का। सबसे पहले आज जो सुर्खियों में जो चीज़ें थी वो ये थी कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी और जो सेबी चीफ के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे। हालांकि उसके बाद जैसे हमने कल चर्चा की थी कि अगर 9:15 से पहले कुछ स्पष्टीकरण पॉइंट वाइज पॉइंट जो आ जाते हैं तो ज़्यादातर पॉइंटों पे तो स्पष्टीकरण आ गया और साथ में सरकार भी बचाव में जो है आ गई थी। और सबसे खास बात यह कि ऐसा लग रहा था कि आज की जो डेटा देख के कि सरकार ने भी डीआईज को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि भाई आज जो है इस खबर का असर होना नहीं चाहिए। और डीआईज ने तो देखिएगा एक अच्छी खासी बिकवाली की, लेकिन सेम बिकवाली के सामने खरीदार खड़े थे डीआईआईज। तो यहाँ पर जो डीआईज की आज जो बाइंग थी वो स्पेशली हमें ऐसा लग रहा है कि इस खबर को नलीफाई करने की तरफ थी। और खबर के अंदर कितना असर रहेगा देखिएगा, पॉलिटिकली तो भी ये खबर चलेगी। और ये जो खबर है इसका जो असर है, क्योंकि इसमें जो स्पष्टीकरण आए हैं वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि जो संदेह है वो अभी भी बना हुआ है। और विपक्ष जो है इस मुद्दे को देर सवेर उठाता रहेगा, चाहे वो जेपीसी की डिमांड हो, चाहे वो इस्तीफे की डिमांड हो। और हो सकता है देखिएगा कभी भी किसी न किसी भी मामले में कोई भी चीज़ होती है तो किसी को ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया ही जाता है। तो अब देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। बट हमें ये लगता है कि अभी ये जो संकट है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, वो एफआईज का जो मूड है वो आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से एफआईज ने आज कैश में जो बिकवाली की है। ये 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त में जो बिकवाली हुई थी वो 10,000 करोड़ की थी और पिछले 5 दिनों की सबसे बड़ी बिकवाली है। इसके बाद अगर आज हम बात करें तो भाई आज निफ्टी ने जो शुरुआत की थी, तो वो निफ्टी की जो शुरुआत थी वो जिन लेवल्स पे थी वो ओपन हुए थे 24,320 पे। तो ऐसा कोई जो सिंगापुर निफ्टी कह रहा हूँ मैं आपको, गिफ्ट निफ्टी जो हमारे को सिंगापुर निफ्टी की याद दिलाता है, तो वो जो है इंडिकेशन दे रहा था फ्लैट की। तो उसी तरीके से बाज़ार खुले और बाज़ार जो है दिन भर उठा पटक करके जो है स्लाइटली जो है नेगेटिवली बंद हुए। तो इसको हम नेगेटिव भी क्या कहें, मतलब फ्लैट ही बंद हुए और कैंडल भी ग्रीन बनी है। तो अब ये जो गैप है, क्या इस गैप को बाज़ार भरने जाएगा या नहीं? तो देखिएगा हमारी पिछले हफ्ते भी एक शुरुआत में एक बात हुई थी, वो ये थी कि जो 24,400 का जो दायरा है 24,400, ये एक अहम लेवल है। जब तक बाजार इस 24,400 को क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज नहीं करेंगे बाजार, तब तक बाजारों के अंदर सेल ऑन राइज रहेगा। तो आज भी जो है 24,472 पर बाजार गए और ऊपरी लेवल पर टिके नहीं और लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के दौरान ऊपरी लेवल से सेलिंग बनी गई। और बैंक निफ्टी में ये दायरा हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये दायरा था 50,800 का जो रेजिस्टेंस है। तो इसके 30 पॉइंट ऊपर बाजार गए, लेकिन उस रेजिस्टेंस को जो है फेस नहीं कर पाए और फेस ना करने की वजह से वहाँ से बैंक निफ्टी भी स्लिप हो गए। बट एक चांसेस बनते हैं कि जो गैप बना हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए बाजार जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो संभावना है वो 50-50 है, कोई 100% नहीं है, 50-50 है। बाजार अभी भी जिस तरीके का आज जो हमारे पास डेटा आएंगे, 2 डेटा जो है जिन पर बात करनी चाहिए, वो डेटा है सबसे पहले इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन जो है अपने 5 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर आई, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है। लेकिन साथ ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है और जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो भी जो है बहुत ही नकारात्मक है, यानी कि उम्मीद से काफ़ी नीचे है। यानी कि महंगाई भी कम हुई है और सबसे खास बात है प्रोडक्शन के लेवल्स भी कम हुए हैं। तो ये जो डेटा है, ये अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई कम हुई है, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन शेयर बाज़ार के अंदर हमने देखा जब भी अक्सर बड़ी तेज़ी रहती है, बाज़ार हमेशा इन्फ्लेशनरी मामले में रहते हैं। और ऐसे केसेस में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती है तो प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग के डेटा भी बड़े मजबूत रहते हैं। और ऐसा हमारे बाज़ारों में भी, और अभी यूएस के बाज़ारों में भी आपने देखा कि इन्फ्लेशन भी तेज़ थी, बाज़ार भी तेज़ थे। इंडिया में इन्फ्लेशन भी तेज़ थी, बाज़ार भी तेज़ थे, क्योंकि सरकारें
उस इन्फ्लेशन से के सामने एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखती हैं कि भाई इन्फ्लेशन जब नहीं होती, मंदी हो जाती तो लिक्विडिटी डालते हैं, फिर वो लिक्विडिटी लंबे समय तक चलती है। उस लिक्विडिटी के दम पे इन्फ्लेशन होती रहती है, उसी के दम पे प्रोडक्शन। अब सरकारों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो महंगे किए थे उनका असर अब बाजार पे अब पड़ना शुरू हुआ है। अब महंगाई पर भी कंट्रोल आया है, लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हो रही है। तो अब ये जो डेटा है वो यूएस के अंदर तो मंदी के संकेत कर रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी क्या है कि डेवलप्ड इकोनॉमी तो है नहीं, हम तो एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, या हम कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है हमारी। तो हमारे लिए जो है इसके पैमाने अलग हैं। तो मंदी तो हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक जो ग्रोथ है वो कम होती हुई जरूर नज़र आ रही है। तो बाजार के अंदर जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात को थोड़ा सा हमसे पहले भांप लेते हैं, इसीलिए ऊपरी लेवल से आप देख रहे हैं कि इंडेक्स में एक अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है 4-5% की। अब वो कैरी ट्रेड्स के दम पे हुई या इन डेटा के दम पे, तो अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है अभी संभल नहीं पा रहे हैं। और इस न्यूज़ के बाद जो हमने आपके साथ कल डिस्कस की थी, पूरे मीडिया के अंदर वो छाई रही, उसका असर भी शायद अभी आपको रिएक्शंस 2 दिन 4 दिन बाद भी हो सकता है। तो थोड़ा देर सवेर में भी उनके रिएक्शंस हो जाते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए नेक टू नेक थी और घटने वाले और बराबरी पे ही थे दोनों। ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस जैसे शेयर्स तेज थे। कमजोरी एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स में थी। और अदानी ग्रुप पे हालांकि जो सेम न्यूज़ का असर मुझे लग रहा था कि वैसे अदानी पे ही जो मामला इस बार हिंडनबर्ग का था वो डायरेक्टली अदानी को नहीं मैं टारगेट कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि सिस्टम पे टारगेट कर रहा था। तो इसीलिए बीजेपी की गवर्नमेंट को भी आना पड़ा और इसी तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से बातें की गई कि भाई ये हमारी कंट्री को डैमेज कर रही है रिपोर्ट। लेकिन देखिएगा, ना तो भारत सरकार हिंडनबर्ग के ऊपर कोई केस कर रही है, ना अदानी ग्रुप कोई हिंडनबर्ग के ऊपर कोई केस कर रहा है, और ना ही सेबी जो हिंडनबर्ग के ऊपर कोई केस कर रही है। तो कोई भी उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, सब आलोचना जरूर कर रहे हैं। और बट हमारे यहाँ पे जिन भी पार्टी को उन्होंने डैमेज किया है, तो कोई भी मतलब, और तो छोड़िए, किसी भी तरीके का मानहानि का दावा भी जो है हिंडनबर्ग पे नहीं कर रहे हैं। बात बस ये है कि एक पब्लिक इमेज जो है वो क्लीन करने की कोशिश की जा रही है, बाकी कुछ नहीं। और चैलेंजेस देखिएगा, इस बार थोड़ा सा विपक्ष मजबूत है, तो हो सकता है कि मामला ये आपको दोबारा संसद को ले तब भी खिंचता हुआ मिल सकता है। और 2, 4, 5, 10 दिनों में आप देखेंगे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है PIL फाइल हो जाएगी, या पुराने केस के सिलसिले में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं या कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी आके ना फिर दोबारा से वो ही हल्ला करेगी। तो मामला मुझे लग रहा है कि अभी ये शांत होने वाला नहीं है, इसमें भी सुबुगाहट रहेगी। और निफ्टी बैंक 50,577, और जो इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम के बाद जो पैसा लोगों ने डाला था, जो इंतजार कर रहे थे, वो पैसा अब जो है प्रॉफिट नहीं बना पाया है। तो वो अल्टीमेटली वो पैसा आया 1-1.5 महीने 2 महीने रहा, अब उस पैसे से कोई नई तेजी जो है मेंटेन नहीं हो पाई। जो तेजी बनी थी इनिशियली वो धीरे धीरे करके फीकी पड़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली जो बाजार है वो सेल ऑन राइज हो रहा है। अब निफ्टी बैंक में तो देखिएगा ऊपर से किस तरीके से आपने देखा कि पिछले 20-25 कैंडल्स आपको केवल यही बता रही हैं कि 53,000 का बाजार जो है 50,400 पर आकर खड़ा हो गया, यानी कि 2,500 पॉइंट धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से 2,500 पॉइंट निफ्टी बैंक के खत्म हो गए। और चढ़ने में जितना टाइम लगा था उससे डबल टाइम में बाजार नीचे आया है। तो ये अल्टीमेटली ऐसा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ऊपरी लेवल पर यानी कि खूब माल की सप्लाई हुई है। तो अब इसको चढ़ने में ना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ही झटके में बाजार गिरा था, तो देखिए जैसे ये गिरा था इलेक्शन वाले टाइम पे, तो उतने ट्रेड्स नहीं हुए थे। यहाँ पे बहुत ट्रेड होकर बाजार आ रहा है। तो बाजार अब ऊपरी लेवल पर जो है जैसे ही जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक लेवल तक बाजार को ऊपर जाने दिया जाता है, फिर वहाँ पर सप्लाई आ जाती है। तो जो सप्लाई है वो अब हायर लेवल्स के ऊपर है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी बाजारों के अंदर कल का जो दिन है, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें लग रहा है कि दोपहर के बाद का जो समय है, दोपहर तक हम बाजार लगा के चल रहे हैं कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। लेकिन दोपहर के बाद जो है बाजार अगर तेज रहे तो भी आज की तरह ही ऊपर से सेलिंग आ सकती है। इसके बाद बैंकों के अंदर तो देखिएगा नीरसता जो है छाती हुई हमें नज़र आ ही रही है
क्योंकि अब सारे बैंकों को ये लग रहा है कि भाई जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि भाई डिपॉजिट नहीं मिल रहे, लोन लेने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बैंकों के पास जो डिपॉजिट है जिससे वो अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा पाए, वहाँ चैलेंजेस हैं। चाहे आरबीआई गवर्नर की बात करें, और आज जो है मैं देख रहा था कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर्स ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक एफडी कराई। उस एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टेट बैंक में या एचडीएफसी बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है सेम पीरियड की एफडी के ऊपर, उसमें तकरीबन 1.25% ज़्यादा है। तो ये जो छोटे बैंक्स हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये छोटे बैंक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज जो है बड़े बैंकों को दे रहे हैं। और क्योंकि 5 लाख रुपए तक की एफडी के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉरपोरेशन की DICGC की गारंटी जो है वहाँ पर दी गई है, तो अल्टीमेटली 5 लाख तक की एफडी आप छोटे बैंक में करो, बड़े बैंक में करो, तो वो एक टेंशन नहीं है डिपॉजिटर के लिए। तो इस वजह से जो इस तरीके के जो छोटे बैंक हैं, हालांकि निफ्टी के अंदर नहीं है, और ना मेरा कोई देखिएगा निवेश है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और ना हमारे किसी फैमिली मेम्बर्स का, हालांकि हमारे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट जरूर हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर जब एफडी एक्स्ट्रा मिल रही है तो कुछ अमाउंट जो दूसरी जगह पे है, मतलब किसी व्यक्ति के पास 2-3-4 जगह बैंक अकाउंट है, तो वो सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, चलो 5 लाख यहाँ डाल लेते हैं, 5 लाख यहाँ डाल लेते हैं, 5 लाख दूसरे अकाउंट में डाल लेते हैं, 5 लाख, तो जो पर बैंक जो गारंटी है वो 5 लाख की है। तो जो बहुत सारे जो बड़े बैंक्स हैं उनको ये चैलेंज मिलता रहेगा अभी भी। तो अल्टीमेटली इतनी आसान रहा नहीं है, डिपॉजिट रिसीव करने में भी बड़े बैंकों के पसीने छूट रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की जो भी 1-2 दिन पहले एजीएम थी, उसमें भी जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने यही बात बोली कि भाई जो हमने एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया था, तो हम जिस लाइन पे चल रहे थे कि भाई हमें एचडीएफसी के लिए भी लिमिटेड के मर्जर से जो डिपॉजिट थे वो भी लेने थे, अपने ही भी ग्रोथ करनी थी। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंज्यूमर का बिहेवियर ही बदल गया है, वो शेयर बाजार की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ उधर रुक कर रहा और एफडी नहीं आ रही है। और यही आरबीआई गवर्नर ने कहा। तो बैंकों पे अभी भी हमें लग रहा है कि सेल ऑन राइज ही रहने वाला है, और बैंकों में ये जो भी रिलीफ आया है थोड़ा सा या टाइम बीइंग है, और बाजार में आज देखिएगा जैसे 800 पे गया, 50-800 पे दोबारा से सेलिंग होती हुई नजर आई। डिस्क्लोजर यही है कि बैंक निफ्टी में हमारी दोनों साइड की पोजीशन अभी भी हैं, और हमारी कॉल भी बिकी हुई है, पुट भी बिकी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई कैश में, तो कैश में अच्छी खासी सेलिंग हुई। आज एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी मामूली से बेचे, इंडेक्स ऑप्शंस भी मामूली सी बेची, और 506 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो अभी एफआईज की जो पोजीशन है बहुत तेज़ी वाली नहीं है, जिस तरीके की भयंकर तेज़ी पिछले महीने बनी हुई थी, वहाँ से जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो काफ़ी जो है नीचे की तरफ आ गई है, और हो सकता है कि अभी और नीचे की तरफ वो आ सकती है पोजीशंस। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.792 पे है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, और बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसकी वजह से पुट राइटिंग हो रही है, बट हमें लग रहा है कि स्ट्रेंथ शायद टिकेगी नहीं। अब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मतलब 84 पॉइंट्स की कमजोरी पे, ब्रांड क्रूड $80 पे आ चुका है, और ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो अभी अपडेट नहीं है आज भी। तो यहाँ पर मैं कोई राय आपके साथ नहीं दे पाऊँगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें जो अभी चीज़ समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज रहने वाले हैं। फार्मा इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है, और फार्माज कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और हमारे पास भी एक पोर्टफोलियो में शेयर था, हालांकि अब तो बहुत ही मामूली है, और उस शेयर्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए, और आज भी उस शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, नेटको फार्मा लिमिटेड। और अल्फा मेंबर्स के अंदर हम उस कंपनी का जो है रिजल्ट एनालिसिस आज आपके साथ अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।